आप सभी को नमस्कार। आप सुन रहे हैं फागुनवाणी। मैं हूं आरपी कांडपाल। एक नई कहानी के साथ फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। कहानी का नाम है गोपली का फुरन, जिसे लिखा है शैलेश मटियानी जी द्वारा। शुरू करते हैं। गोपली का फुरन। गोपली पड़ाव की ओर निकलने को हुई। उस वक्त सरयू सिर्फ सुनाई दे रही थी, दिखती नहीं थी। रात भी अभी अपने अंग वस्त्र समेटे प्रौढ़ा के आलस में थी। सरयू का एक हिस्सा बनी रहती है इस वक्त। धरती से अलग नहीं है, सिर्फ उसका जंगल में की आंधी की तरह का शोर सुनकर लगता है कि पास में कहीं नदी बह रही है। जब अंधेरी रातें होती हैं और हवा थमी हुई, अपने दोनों ओर के शेरों के बीच सरयू कबीले के पुरुष के बीच सोई पड़ी तरुण की तरह स्थिर किंतु रोमांचक लगती है। खासतौर पर बरसात के मौसम में, जबकि दोनों छोरों पर धान के खेतों के सेरे हरियाली से लबालब भरे हुए होते हैं। यह सब सरयू का रात के वक्त का हवाला है, और वह भी हाल में ही शुरू हुए चौमास की रात का, जबकि वर्षा नहीं हो रही है और आकाश समुद्र की तरह सतह पर हुआ है। भोर का उजाला फूटने को होता है कि सरयू पहाड़ी किसानों की घर की बहू बेटियों की तरह जागती है, और फिर रात होने तक उसका बहना साफ साफ दिखता रहता है। धान के हरे भरे शेरों के बीच का बहना। गोपुली का 25वां शुरू हुआ है इसी भादों से, और रतनराम को लापता हुए लगभग 3 वर्ष होने को आ रहे हैं। किशन ने अभी इसी गए शुक्रवार को चौथा पूरा किया है। गोपुली की आंख ठीक ऐसे वक्त खुलती है कि किशन को दूध पिलाते पिलाते तक में वह विहंतारा दिखने लगता है, और जब तक में वह दराती में धार देती है, आंगन की दीवार पर खड़े होकर देखो तो सरयू की लहरें साफ साफ दिखने लगती हैं। आंख खुलते ही अभी तक सबसे पहले रतनराम की याद आती है गोपली को। अपनी कथरी पर बेल की तरह फैली पड़ी होती है और तुरंत उठ बैठना कठिन हो जाता है। लेटे लेटे ही वह कुर्ती के बटन खोलती है और किशन को अपनी ओर करवट दिलाती है। सयाने बच्चे का दूध पीना गोपली के जैसे सारे अस्तित्व में हवा की तरह बहता रहता है। बेल जैसा फलना चाहती थी, मगर रतनराम के साथ ही अगलों की आस भी जाती रही है। संभावनाओं से भरा रखने वाला काला चरेव अब भी गले में रखे हुए है गोपली, मगर यह सब दिन पर दिन शाम की छाया होता जाता है। पास के ही गांव में प्रतिमा प्रधानी है। जिस वर्ष दादी बनी थी, उसी साल बड़ी बहू के साथ खुद भी जतिकाल में हुई थी, और अब उनका पोता खीमा और छोटा बेटा मदन दोनों 16 साल के हैं। गोपुली को तब 9वां लगा था और उसी साल रतनराम के घर यहाँ नेलगांव में आई थी। अब 25वां है। प्रतिमा प्रधानी बाद के वर्षों में जैसे अपने बेटे मदन को, तैसे ही पोते खीमा को भी खुद माँ की तरह पोसती रही, और बड़ी बहुओं को उन्होंने बछड़ा देने के बाद की गाय जैसा अलग कर दिया। क्या औरत है। 8 बेटे जने हैं, 2 मर गए, 2 फौज में हैं, एक दिल्ली में किसी दफ्तर में चपरासी है। 3 बेटे केले के खंभों की तरह आंखों के सामने खड़े हैं। 5 बेटियां, सिर्फ सबसे छोटी तारा ब्यानी रह गई है। खुद अभी भी मुश्किल से 53-54 की होंगी। बड़ा भीम सिंह 35-36 साल का। गोपली के ब्याह के साल पहला पोता हुआ था। अब पोते पोतियों का घर में शहद की मधुमक्खियों सा छत्ता लगा है। लंबी चौड़ी बाखली में 6 घर एक कतार में प्रतिमा प्रधानी के हैं, और रुतबा यह कि आज भी सुहागिन लगती हैं। गोपुली की तरह अकाल विधवा नहीं कही जाती हैं, जबकि राम सिंह प्रधान की हालत यह है कि बुढ़ाकर जर्जर हो गए बैल का सा समय काटना बाकी है। सारे बेटे प्रतिमा प्रधानी के बेटे और बहुएं प्रतिमा प्रधानी की बहुएं कहकर जानी जाती हैं। और पिछले साल की होलियों में तो औरतों ने यह खबर फैला दी थी कि प्रतिमा प्रधानी फिर से आज से हो गई है।
गोपुली को प्रतिमा प्रधानी जंगल में की शेरनी जैसी औरत लगती है। चिट्टा गोरा रंग, लंबा कद, कमर तक की लटी और आज भी नई बहुओं के से जेवरों से लदी हुई। 6 बहुओं के बीच बड़ी बहू कैसे ठसके से चलती है और स्वभाव भी कैसा। बहुएं कहा करती हैं, हमें तो ससुराल में भी माँ ही देखने को मिली हैं, सास नहीं। बहुओं को देवरानियों का सा बर्ताव करने की छूट दे रखी है बुढ़िया ने। तभी तो बड़ी बहू कहती है कि पोते पोतियों को कैसे पुकारती हैं, जैसे अभी अभी अपना दूध पिलाकर अलग किया हो। हाय, हमारी सासू तो सोने के कलश लेके आई हैं। 21वां लगते में जब पहली बार माँ बनने को हुई थी गोपुली, तो कैसी कैसी उमंगें थी मन में। जात से छोटी है तो क्या हुआ, वक्त आएगा जब गोपुली नैलगांव की प्रतिमा प्रधानी के रूप में जानी जाएगी। शादी के बरस प्रधान जी के घर सेवा मनिए कहने गई थी। खुद इसी प्रतिमा प्रधानी ने मुंह देखते ही कहा था कि हाय, ऐसी रूपमती तो मेरी एक भी बहू नहीं। तब उम्र कितनी थी, कुल जमा 9 वर्ष। रंग कुछ सांवलापन लिए हुए है, लेकिन सोने के पानी की तरह सी दीप्ति से भरा। बोलती है तो लगता है कि हाँ कोई औरत बोल रही है। बेआसरा विधवा की सी जिंदगी कैसी होती है, कैसी भयानक मार होती है प्रकृति की। यह औरत पर मगर जो भी घाव है भीतर है, शरीर पर किसी तरह का कोई असर नहीं। देखने वाले नजदीक से देखने पर सूनी मांग और मंगलसूत्र से रीता गला देखते तो जानते कि विधवा है। दूर से देखने पर तो गोपुली का पहाड़ी झरने का जैसा उज्जवल रूप आंखों को बांधे बिना नहीं रहेगा। और खुद प्रतिमा प्रधानी भी यह नहीं कह पाएंगी कि नहीं गोपा, मेरे बेटे भीम सिंह की नजर तुझ पर नहीं हो सकती। गोपा वे! गोपुली पहचान गई। प्रतिमा प्रधानी के 7वें बेटे विक्रम की आवाज है। घोड़ा पड़ाव की तरफ जा रहा होगा। गोपुली पीठ किए रही। दराती को किनारे की दीवार के चौड़े पाथर के किनारे पर ज्यों का त्यों रोकती हुई बोली, हाय विक्रमा, तुम्हारी भी जतिकाल की औरतों की जैसी नींद हो गई है। इस उम्र में तो लौंडे दिन चढ़े उठते हैं। घोड़िया, क्या बना दिया प्रतिमा सासू ने तुम्हें। औरतों का सा जीना हो गया तुम्हारा। तुम्हारे पीछे ढड़वा भी लगा होगा। मदन सचमुच विक्रम के पीछे पीछे चल रहा था। चिल्लाकर बोला, गोपुली भौजी, हमको ढड़ुआ ना कहा करो। हम कब तुम्हारे घर का दूध पी गए। अब गोपुली पीछे मुड़ी तो जैसे दरांती की धार पीछे मुड़ी हो। हंसती बोली, अभी तो प्रतिमा सासू का ही बहुत होता होगा दूध। इस बार मदन चिढ़ गया। हाथ में थमी दूध की बाल्टी को ठीक से संभालते हुए कुछ रूखे स्वर में बोला, गोपुली भौजी, तो हम लोगों को इस तरह ना चिढ़ाया कर। हाय मदना, हम लोगों को तुम ऐसे कहते हो जैसे प्रतिमा सासू ने जुड़वा पट्टे जने हो। विक्रम सिंह तो तुमसे कुछ नहीं 9-10 साल बड़े होंगे। मदन से कुछ जवाब देते न बना तो विक्रम यह कहता हुआ गोपुली के नजदीक आ गया कि गोपा हमारे रतनदा की घरवाली है रे। प्राइमरी में हम साथ साथ पढ़े थे। सरयू में जाल साथ साथ डालते थे। भौजी है ये। भौजियों का कहा टोका कौन बुरा मानता है, क्यों रधुली काकी। अभी उठी या नहीं, तो ऐसा करना, घाम फूटने तक पड़ाव पर पहुंच जाना। बाद में मैं जरा शहर की तरफ निकल जाऊंगा। गोपली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विक्रम के खरगोश के से हो आए चेहरे को जैसे कुछ और छोटा कर दिया। यह जवाब सुनने को रुका नहीं। आंगन को पार करता सीधे पड़ाव की ओर निकल गया। छोटे बच्चे को सास को सहेज कर गोपुली ने बिंदी गाय को एक बार फिर से हरी घास की पूली डाली। सास को सुनाती बोली, सासू, इसे अब जंगल चराने ना छोड़ना। आजकल में ब्याहती लग रही है, कहीं ऊंचे नीचे फिसल पड़ेगी। गोपुली घोड़ा पड़ाव पहुंची। तब तक धूप पेड़ों की कमर तक आ गई थी, लेकिन घोड़ों पर लादी कस चुकने के बावजूद विक्रम अभी दुकान पर ही बैठा था। गोपुली ने घास का गट्ठर दीवार के सहारे उतारते हुए मदन को कहा,
कि पूले गिन ले और विक्रम की तरफ मुड़ते हुए ऐसे घूर कर देखा जैसे वो उसकी प्रतीक्षा में बैठा हो। विक्रम ने झेप कर अपनी आंखें नीचे कर ली। उसे अचानक वह दिन याद आ गया जब गोपुली प्रतिमा प्रधानी के पास गई थी और भीम सिंह को समझा देने को कहकर आई थी। सास बहू बेटी सबकी बराबर होती हैं, कह देना भीम सिंह से, उनकी नंदनी 14-15 की होती होगी। ब्याहने को हो आई बेटी के बाप का दूसरों पर बुरी नजर रखना ठीक नहीं। प्रतिमा प्रधानी के पूछने पर गोपुली ने साफ साफ कह दिया था कि भीम सिंह ने उसका सिर्फ हाथ ही नहीं पकड़ लिया था, मुंह भी जूठा कर दिया था। प्रतिमा प्रधानी खिसिया कर रह गई थी। एक क्षण को जैसे चेहरे पर का पानी उतर गया हो। धीमे से बोली थी, तू झूठ ना कहती होगी, तेरा मुझे विश्वास है गोपा। बस इतने से ही गोपुली शांत हो गई थी और अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत परिहास करती बोली थी, ये ठाकुर लोग बदन से छुए को पानी छिड़केंगे मगर थूक का परहेज नहीं इन्हें। हाय तेरे मुंह में आग लगे, महा बदमाश है रे तू गोपा। कहते हुए प्रतिमा प्रधानी भी हंस पड़ी थी। फिर सयानियों की तरह बोली थी, गोपा मर्द की जात भौरे की तरह है, मुंह पर बैठी मक्खी को उड़ाकर संतोष कर लेना चाहिए, आइंदा वह खुद भी लिहाज बरतेगा। अरे सासू, आखिर आखिर आपका दूध पिया है इन लोगों ने। कहते हुए गोपली ने पास में खड़े विक्रम की ओर देखा था और तब से उसे एकाएक याद आया था कि वह भी वहीं खड़ा है और झेपता हुआ खिसक गया था। इस बात को बीते हुए महीना भर से ज्यादा होता होगा, लेकिन आते ही ऐसा लगा जैसे अभी अभी बीती हो। विक्रम चाय की भट्टी पर झुक गया। गोपली साथ आई देबुली के साथ दुकान के सामने की सीढ़ी पर बैठ गई। आप सुन रहे थे फागुनवाणी में गोपली गफुरन। मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।